फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि किसी भी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो उसका एम्प्लॉय पीएफ ऑनलाइन निकाल सकता है, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। के लिए उनके पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो जो भी नॉमिनी है वो मृत व्यक्ति या फिर एम्प्लॉयज का ऑनलाइन पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आपको ऑफलाइन कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केस भरना पड़ेगा और उसके बाद ही आप ऑफलाइन तरीके से अपना पैसा निकाल पाएंगे। जो भी मृत व्यक्ति है, वो एम्प्लॉय है, उनका पैसा निकाल पाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हो, लाभ उठाना चाहते हो तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बनना, इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है कंपोजिट क्लेम फॉर्म वो इन डेथ केसेस और ये रिजल्ट सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा आप सामने। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे ईपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये दिख जाएगा। देखिए www.epfindia.gov.in, आपको यहाँ से इसे डाउनलोड करना है। और भी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे लेकिन आपको यहीं से डाउनलोड करना है क्योंकि ये ईपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे ईपीएफ इंडिया लिखा हुआ भी आ जाएगा, जो इस वेबसाइट है ईपीएफ इंडिया की। उसके बाद यहाँ से आप इसे डाउनलोड करके सेव भी रख सकते हैं। इसे यहाँ से ये डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप किसी भी फाइल में सेव कर सकते हैं। मोबाइल फोन से भी सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या आपको फिल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये फॉर्म कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मृत्यु मामले में कंपोजिट दावा प्रपत्र। यहाँ पे कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केसेस के लिए दिख जाएगा। ये डेथ केस में ही भरा जाता है। और देखिए ये ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑलरेडी सुविधा अवेलेबल है ईपीएफओ की तरफ से। उसके लिए जो भी एम्प्लॉई हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके यूएन नंबर में पहले से नॉमिनी ऐड होना जरूरी है। यदि नहीं है तो आपको ऑफलाइन तरीके से ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस टाइप से फॉर्म है। यहाँ पे फॉर्म नंबर 20 ये पीएफ पेमेंट के लिए होता है। फॉर्म नंबर 10D पेंशन के लिए होता है और फॉर्म नंबर 5IF ये होता है EDLI के लिए। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपको फिल करने हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें आपको जो भी लागू होता है वो आपको फिल करना है। यदि प्रोविडेंट फंड के लिए है तो इसमें टिक करना है आपको, इसमें टिक कर दीजिए। पेंशन के लिए कर रहे हैं तो पेंशन और बीमा के लिए कर रहे हैं तो बीमा के लिए। तो यहाँ पे तीनों पे ही सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी अवेलेबल होगा, जो भी आपके पे लागू होगा वो सुविधा आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें जो मृतक सदस्य है उसका नेम बड़े अक्षरों में लिखना है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको ठीक सामने लिख लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 3 नंबर है इसमें पिता का नाम या फिर पति पत्नी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे पिता का भी नाम लिख दीजिए और पति पत्नी यदि शादी हुई है उस कंडीशन में, नहीं तो ये ऑप्शनल है। यहाँ पे उसके बाद 4थे नंबर में मृतक सदस्य का वैवाहिक स्थिति लिखना है। यदि मैरिड है या अनमैरिड है उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो 5वें नंबर है उसमें लिखना है, ए में लिखना है मृतक सदस्य का आधार नंबर, यदि उपलब्ध है तो आधार नंबर लिख लीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स यूएन नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, डिस्क्राइब करना है, कंपलसरी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे उनका पीएफ नंबर भी यहाँ पे लिखना है। यदि आपको नहीं पता यूएन नंबर और पीएफ नंबर में डिफरेंट, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करके वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि दोनों में क्या डिफरेंट होता है और क्या क्या है। ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल इस फॉर्म के बारे में बात करेंगे। फिर 6ठे नंबर में सेवा छोड़ने की तिथि लिखनी है, जो भी डेट ऑफ लिविंग है। 7वें नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा 3 ऑप्शन है 7वें नंबर में दिया हुआ है। ए में क्या स्कीम प्रमाण पत्र जारी किया गया है, यदि कोई स्कीम प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो यहाँ पे यस लिख दीजिए और नहीं है तो नो कर सकते हैं। नो कर देंगे तो ये बाकी के 2 ऑप्शन नहीं फिल कर रहे हैं। यदि यस तो आपको यहाँ पे बी में, यदि हाँ तो स्कीम का प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे लिखना है और उसके बाद स्कीम सर्टिफिकेट इशूइंग ऑफिस, जो जिसने भी इशू किया हुआ था कार्यालय का नाम, वो यहाँ पे एड्रेस उसका भर। जो 8वां नंबर है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा गैर अंशदायी सेवा की अवधि। फ्रेंड्स, यह एम्प्लॉयर द्वारा फिल किया जाएगा।
आप इसे छोड़ दीजिए, एम्प्लॉयर द्वारा फिल करवा दीजिए। तो अब एम्प्लॉयर ये जांच लेगा कि कभी कंट्रीब्यूशन उसका जमा है या नहीं है, किस महीने में गैप है, यदि गैप है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखेगा एम्प्लॉयर। आपको नहीं लिखना है, केवल आपका एम्प्लॉयर यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा। आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 9वें नंबर में सदस्य की मृत्यु की तिथि, जो भी डेट ऑफ डेथ है, जब भी सदस्य की मृत्यु हुई है उसकी तिथि यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स जो 10वां नंबर है, क्या सदस्य की मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई है, हाँ या ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय को बिल्कुल रिक्वेस्ट करके बोल दीजिए कि वो बिल्कुल सही सही ही यहाँ पे फिल करें। यदि सर्विस के अकॉर्डिंग हुई है, सर्विस के दौरान हुई है, तो वो हाँ ही लिखें, नहीं ना लिखें, जिससे कि आपको बेनिफिट जो भी पूरा मिलना है वो पूरा ही मिले। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भविष्य निधि, पेंशन तथा बीमा ईडीआई हेतु दावा प्रपत्र का विवरण। यहाँ पे आपको विवरण देना है, इनमें किनका किनका नाम है, जो भी दावेदार है उनका नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 5 कॉलम है, पांचों में आप लिख लीजिए। यदि इससे ज़्यादा इन केस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, इन केस ऑफ द मोर देन 5 फैमिली मेंबर, यदि आपके जो फैमिली मेंबर है इस एम्प्लॉय के वो 5 से ज़्यादा है, तो वो अपने एम्प्लॉयर द्वारा आप बोलिए वो अलग से SRD बना करके इसमें अटैच कर देंगे, अप्रूव्ड कर देंगे। हालांकि इसमें आपका यहाँ पे लिख सकते हैं 5 में अपने, यदि जो एम्प्लॉई हैं उनके माता पिता का नाम लिख सकते हैं, यदि बच्चे हैं तो बच्चों का नाम लिख सकते हैं, और यदि पत्नी है तो पत्नी का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यह जो 12वां नंबर है, देखिए इसमें जो 11 नंबर है इसमें नाम के साथ साथ पूरा डिटेल ही लिख देना है, क्या संबंध है, और आधार नंबर भी लिखना है, क्या लिंग है उनका, ये सब जो दावेदार हैं, जो नॉमिनी है उनका नाम यहाँ पे उनका डिटेल लिखना है। उसके बाद जन्म तिथि है और वैवाहिक स्थिति उनका भी यहाँ पे लिखना है आपको, और जो भी रिलेशनशिप है, गार्जियन है, अभिभावक है, वो सब कुछ यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो 12वां नंबर है फ्रेंड्स, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि भविष्य निधि द्वारा भुगतान है तो बैंक का विवरण। जो भी मेंबर्स हैं, जिनके जो दावादार हैं, जो भी दावा करता है, उनके यहाँ पे डिटेल्स लिखने हैं, जो भी नेम है और बचत बैंक खाता है, सेविंग बैंक खाता यहाँ पे एंटर करना है आपको, नेम एंड एड्रेस बैंक का यहाँ पे नेम एड्रेस एंटर करना है यहाँ पे, और IFSC कोड फिल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो 13 नंबर है उसमें हम देख लेते हैं पेंशन हेतु बैंक खाता का विवरण। जो दावेदार हैं उनके जो पेंशन पाने के लिए जो भी बैंक खाता है वो बैंक का डिटेल सेम ही यहाँ पे फिल कर देना है। उनका नेम पहले फिल करना है, फिर बचत खाता जो सेविंग बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, और बैंक का जो भी एड्रेस है, बैंक का ही एड्रेस यहाँ लिखना है, अपना एड्रेस नहीं लिखना है। नेम एंड एड्रेस, बैंक का क्या नाम है और उसका एड्रेस क्या है, और IFSC कोड यहाँ फिर लिखना है आपको। 14 नंबर में वो दावाकर्ता का एड्रेस लिखना है पत्र व्यवहार का पता के लिए। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड कर लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, ये भी दावाकर्ता का ही होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सब सही है। अब यहाँ पे दावाकर्ता के सिग्नेचर्स हो जाएंगे और नेम लिख दिए जाएंगे, और उसके बाद जो नियोक्ता है, जो आपका एम्प्लॉयर है, उनके यहाँ पे साइन, मुहर, सील लग जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा संलग्न करने के लिए जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, डेथ सर्टिफिकेट, वो आपको सबमिट करना है एम्प्लॉय का। उसके बाद सभी दावाकर्ता, जितने भी दावाकर्ता हैं, उनके एक साथ की फोटो होनी चाहिए, और दावा करने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। देखिए जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है, क्योंकि कुछ EPF की तरफ से बांडेंशन होता है कि इतने साल तक ही दिया जाएगा, तो ये कैलकुलेशन बड़े ही आसानी से EPF द्वारा कर लिया जाए। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। योजना प्रमाण पत्र यदि लागू है तो वो भी देना है आपको। और फ्रेंड्स उसके बाद आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा बैंक खाते का सत्यापन के लिए। आपको कैंसल चेक यहाँ पे देना है, या फिर अटेस्टेड कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक। आपको बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज भी जमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पूरी तरह से ये फॉर्म फिल करने के बाद PF ऑफिस पे जमा कर देना है, और कुछ ही टाइम बाद आपका जो ये प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। आप अपने PF ऑफिस पे दोबारा से जा करके पता लगा सकते हैं, या फिर पहली बार में ही कंफर्म कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि सर कोई भी व्यक्ति है वो यदि सर्विस के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पीएफ का पैसा हम कैसे विड्रॉल कर सकते हैं ऑफलाइन, यदि उनके जो भी यूएन नंबर है उसमें कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं है, तो कैसे हम कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। यदि फिर भी कोई किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं या फिर चैनल पे विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।